हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? आज मैं आपके लिए वीडियो नंबर 2 संस्कृत क्लास 10 का संस्कृत का महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न लाया हूं। तो इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन जो है वीडियो नंबर फर्स्ट में अपलोड किया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारा शो करेगा और सारा प्लेलिस्ट पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक एक करके आप जाएँ वहाँ पे देखें, या तो फिर डायरेक्ट मेरे प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ संस्कृत का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर इन सभी 25 में से जितना भी आपका आंसर अगर पता होगा आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, जवाब तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, मंडलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद में से लिया गया है? मंडलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? पहला है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद या श्वेताश्वेत्रोपनिषद। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। तो एक का आंसर क्या हो गया? डी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, यानी कि इसका डी सही है। नेक्स्ट सेकंड सवाल देखें। मंडलम, एक्चुअली मंडलम में यहाँ पे हलंत होगा, तो यहाँ पे टाइपिंग में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो मंडलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंडलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? गद्यात्मक या पद्यात्मक या दोनों या कोई नहीं? तो मंडलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पद्यात्मक मंत्र संकलित है मंडलम पाठ में। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखें, 3 नंबर सवाल है। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये तो बहुत ईजी वाला सवाल है और कॉमन सेंस वाला सवाल भी है, जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी आंसर कर सकते हैं इसको, कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात, पूरे संसार जो चल रहा है किसके अंदर चल रहा है? पूरा संसार, पूरी दुनिया पर शासन कौन कर रहा? तो परमात्मा जो होती है, जिसको गॉड बोलते हैं, है ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड सवाल देखें। ऑप्शन नीचे दिख रहा है आपको, एक मिनट जी, देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको छोटा सा। सत्य, मैं इसको बड़ा करता हूँ। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? क्वेश्चन अच्छा देखें, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे देखें, हिरणमय पात्र से, रजतमय पात्र से, मृण्मय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा हिरणमय पात्र से। ऑप्शन ए बहुत सही है। और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो इधर उधर का फालतू वाला सवाल नहीं है, वो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सारा एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड सवाल है। नदियाँ नाम और रूपरेखा को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियाँ नाम और रूपरेखा को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में? नदियाँ नाम और रूपरेखा को छोड़कर किसमें मिलती है? तो 5 का सही आंसर होगा समुद्र में। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो ऑप्शन देखिए, आत्मा, देवता, ऋषि या दानव। महान से भी महान, तो ये भी बहुत तेजी से सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला कि महान से भी महान कौन है। बहुत सारे देवता टिक आउट करेंगे, तो नहीं, महान से भी महान है आत्मा। आपकी आत्मा अगर सही है तो सबसे बड़ा महान वही है, क्योंकि आत्मा में ही तो भगवान बसते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र यानी कि पटना का पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र नाम था। और पाटलिपुत्र से पहले पटना का नाम था अजीमाबाद। आपको पता होगा शायद, अजीमाबाद नाम था। ठीक है, पाटलिपुत्र से पहले तो अजीमाबाद चेंज होकर पाटलिपुत्र बन गया और पाटलिपुत्र चेंज होकर पटना बन गया। तो बोल रहा पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ है? मुगल काल से, गुप्त वंश से, मध्यकाल से, अंग्रेज के शासनकाल से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यकाल से। क्या होगा? मध्यकाल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष
1500 वर्ष या 100 वर्ष। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 2000 वर्ष। तो संस्कृत मतलब संस्कृत में जो आपका जो मेन जो संस्कृत का जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा संस्कृत के ग्रामर में मिलेगा, व्याकरण में, और जो मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत का उसमें संस्कृत का वर्ड मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग हिंदी की तरह ही संस्कृत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें जी, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, हेंगसांग, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं? तो यूनान का राजदूत कौन था? 9 का सही आंसर होगा मेगास्थनीज। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज जो था यूनान के राजदूत था। नेक्स्ट देखें 10वां सवाल है, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु से में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? तो कौमुदी महोत्सव होता है वो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा शरद ऋतु में। क्या होगा? ऑप्शन डी जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 11 देखिए क्या बोलता है जी, पटना नगर के पालिका देवी कौन है? पटना नगर के पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली या पटन देवी या गौरी? पटना नगर के पालिका देवी कौन है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पटन देवी। क्या होगा? पटन देवी। अच्छा, मुझे ये एक बात मतलब कन्फर्म हम है कि अगर जो आपके संस्कृत हो या हिंदी हो जो भी हो, संस्कृत का जो भी सवाल है चाहे वो किसी बोर्ड के हो, अगर आपके पास संस्कृत की किताब है, गाइड है, तो कम से कम एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है ना उसको जरूर पढ़ना। तो बहुत लोग लगता है कि इंग्लिश, जैसे कि बिहार वाले के लिए इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है तो सोचते हैं हटाओ इंग्लिश क्या पढ़ना, लेकिन इंग्लिश फ़ायदा होता है आगे जा करके। तो कम से कम इंग्लिश को एक रूटीन बना लो, 5 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ऑप्शन के साथ जरूर पढ़ो। ऐसा अगर भूल भी जाओगे लेकिन ऑप्शन जब आप देखोगे तो हमेशा याद रहेगा। अब देखो, इसको पढ़ने के बाद कोई बता सकता है कि ऑप्शन भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा। पटना नगर से पता चल रहा पटन देवी, एकदम ईजी से आंसर टिक आउट करेगा और अच्छा नंबर लाएगा। नेक्स्ट देखो, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, तलवंडी या तो फिर और ऑप्शन है अमृतसर या कोई नहीं? क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में, पटना साहिब जिसको बोलते हैं, पाटलिपुत्र। ऑप्शन अब क्या होगा? एक करेक्ट आंसर होगा। और तलवंडी जो यहाँ पे नाम है, ये गुरु सिखों के जो गुरु है वो क्या है? गुरु नानक, है ना, गुरु नानक, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। चलो नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा? तो 13 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा? सरस्वती का कुलगृह जो है वो पाटलिपुत्र नगर था, महानगर था। कौन था? पाटलिपुत्र नगर था, और महानगर वहाँ पे गिनते आया था। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल देखें, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? यानी कि आपके लेसन में आलस कथा दिया हुआ है, आलस कथा के बारे में, तो इसके राइटर कौन है? कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित, वेदव्यास? और अगर ये रहेगा, अगर संस्कृत में दिया रहेगा तो कालिदासा यहाँ पैसे दिया रहेगा, कुल विद्यापति, नारायण पंडिता, वेदव्यासा, इस तरह से हलंत विसर्ग दिया रहेगा। तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? 14 का आंसर होगा विद्यापति। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, तो आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग को ये सब पता ही होगा, लेकिन फिर भी कमेंट कीजिए। सवाल देखो नेक्स्ट 15 नंबर सवाल, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं कर सकता? अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या मतलब, हर कोई चाहता है कि मेरा भूख मिट जाए, एक जानवर होता है वो भी, लेकिन इनमें से एक है जो नहीं कुछ भी नहीं कर सकता है। उद्यमी लोग या आलसी लोग या धनी या निर्धन? उद्यमी लोग यानी कि जिसके पास बहुत धन है, दौलत है। धनी लोग तो जान रहे हैं, उद्यमी मतलब बिजनेस वाला हो गया, निर्धन तो गरीब हो गया। लेकिन आलसी मतलब क्या हो? आलस, एकदम सुस्त लोग, वो मतलब सुस्त, इतना सुस्त होता है कि अपने भूख भी मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? आलस कथा जो है वो जो पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? संग्रहित मतलब हुआ किस ग्रंथ से लिया गया है? वाक्य मीमांसा से, पुरुष परीक्षा से, पंचतंत्र से, और नेक्स्ट आपका है हितोपदेश से मिला हुआ था, हितोपदेश से। तो आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है?
तो 16 का आंसर क्या होगा? पुरुष परीक्षा से। क्या होगा? पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा था, मिथिला के मंत्री था, या मिथिला के राजकुमार था, या मिथिला के संतरी था? तो वीरेश्वर कौन था? तो इसका जो है 17 का सही आंसर होगा मिथिला के मंत्री था। अब देखो एक बार सवाल को पढ़ लोगे, वीरेश्वर कौन था, मिथिला के मंत्री था, ऑप्शन अगर आ जाएगा तो हमको नहीं लगता कि आप लोग ऑप्शन से मिस्टेक कर जाओगे, एकदम डायरेक्ट एकदम बी पर टिक जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार कम से कम एक बार पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, और अगर आपको और कॉन्फिडेंस के साथ करना है तो पर बस इसको एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। तो बस रिविजन अगर कर लिए तो फिर तो वो तो कहीं घसकने वाला नहीं है। 18 सवाल देखो, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? देखो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला बोलते हैं जहाँ आलसी लोग बैठ के टाइम पास करता है, उसको बोलते हैं आलसशाला। तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है 18 का वो सही और करेक्ट आंसर होगा बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है, आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? लो, यानी कि आलसशाला में आग लग गया फिर भी नहीं भागे, तो जो ज़्यादा आलसी लोग होगा वही लोग नहीं भागा होगा। फिर ही बताना कि कितने लोग जो थे वहाँ पर, तो आग लगी थी तो नहीं भागे थे। 3, 5, 4, 6, 19 का सही आंसर होगा 4 लोग थे। 4 लोग थे जो आलसशाला में आग भी लग गए थे तो भी नहीं भागे, मतलब महा आला हो गया जी, नहीं महाआलस, महाआलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महाआलसी। मतलब मैं अपना मन से बोल रहा हूँ, ये हम लोग महाआलसी लोग थे जो नहीं भागे थे आग लगने के बाद ही। ये देखो ये इतना खतरनाक आलस होता है, तो आप लोग आलस मत करना। आलस जस्ट लाइक सुस्ती वाला आदमी के ये बताया जा रहा है। तो आप लोग तो आलस नहीं करेंगे, एकदम एकदम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। वाह। चलो नेक्स्ट है 20वां, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में जब आग लगी, घर में आग लगी तो देखा कि आग लग गया तो पलायमान मतलब भाग गया। कौन लोग? आलसी लोग। आलसी तो भागवे नहीं करेगा, ये तो इतना आलसी कि कहीं नहीं भागेगा। समझदार लोग, फुर्तीले लोग, या धूर्त लोग? तो धूर्त लोग जो थे वही लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे। यानी कि डरपोक जिसको बोलते हैं, धूर्त बोलते हैं, वो सब लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे। लेकिन आलसी लोग देख रहे हैं वहीं थे। चलो एक जगह तो काम आ गया ना, घर में आग लग गया, इसको देखकर ये सब भाग गए धूर्त, लेकिन ये तीनों था वहाँ पे, एक जगह आलसी का काम आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, या 12वीं सदी? गंगा देवी का समय क्या है? 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 8वीं सदी। क्या होगा? गंगा देवी का समय क्या था? 8वीं सदी। ओके, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत जिसके राइटर वेद व्यास हैं, तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, या यमी का? तो 22 का सही आंसर होगा सुलभा का। ठीक है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो यार, मैं ये संस्कृत आपकी किताब है लेकिन मेरे लिए कुछ काम की जरूरत नहीं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को तो ऐसा लग रहा है मुझे याद हो जा रहा, और ये काम करेगा। मुझे याद हो रहा है, ये काम कब करेगा? जब एग्जाम के करीब आओगे तो मुझे गेस करने बहुत काम करेगा क्वेश्चन। और दूसरी बात यह है कि जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर मुझे आंसर शीट बनाने में बहुत जल्दी काम करेगा, क्योंकि हमको याद रहेगा। आपको पढ़ाते पढ़ाते आपसे ज़्यादा हमको याद हो रहा है ना। तो कोशिश करो कि मेरे से ज़्यादा आपको याद हो, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, परीक्षा आपको देनी है। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? अभी के वर्तमान काल के? ऑप्शन है गड्ढा देवी, यहाँ पे संस्कृत वाला वर्ड लिखा होता बट इसका तो आंसर ये होगा नहीं। सुलभा देवी, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयाकड़ा। तो इसका आंसर होगा सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कावित्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? प्राचीन काल की, अति प्राचीन काल की, मध्यकाल की, वर्तमान काल की? तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट सवाल यहाँ पे देखो क्या बोलता है, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसके रचना? ये मतलब लेसन का नाम है। ठीक है, एक वरदाम्बिका परिचय चंपू
किसकी रचना है, इसके लिखने वाले कौन है? देव कुमारिका, राजभद्रांबा, तिरुमलांबा, विजय भट्टारिका। तो क्या था सवाल, तो मैं भी भूल गया हूँ। सवाल क्या था? वरदाम्बिका, वरदाम्बिका परिणय चंपू, वरदाम्बिका परिणय चंपू के लेखक कौन है? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुमलांबा। क्या होगा? तिरुमलांबा। ओके, तो यहाँ पर 25 सवाल क्लियर हो गया। और देख रहे नीचे आंसर लिख दूँ। क्यों आंसर लिखा हूँ? क्योंकि इसका मैं पीडीएफ आप लोग को प्रदान करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहली बात तो अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए, तो पहले टेलीग्राम में जुड़ जाओ। यानी कि ये एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में फ्री मिलेगा, डाउनलोड कर लो। और टेलीग्राम में जैसे डाउनलोड करोगे रजिस्टर वगैरह कर लेना। उसके बाद सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, या तो फिर ये डिस्कस ग्रुप है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। ये डिस्कस वाला ग्रुप है जहाँ से आप मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो और कुछ सवाल ही पूछ सकते हो वहाँ पे ग्रुप में। और एक ग्रुप है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF 2021 के, यहाँ पे क्या है? PDF। तो यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ, जितना मैं पीडीएफ भेजा हूँ, साइंस, सोशल, मैथ, उर्दू, हिंदी, संस्कृत जो भी है सब वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और प्राप्त करके अपने कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। ये देखो पीडीएफ में दे रहा हूँ किस लिए? आपको कॉपी पर नोट करने के लिए। कॉपी पर नोट करके याद करोगे तो आपको एक बार जब नोट करोगे उस टाइम आपको जो याद होगा ना, कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो उम्मीद करूँगा आप लोग इसको सभी लोग कॉपी पे नोट करके लिख करके याद करेंगे तो बेहतर तरीके से याद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना? अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक का बटन दिख रहा है नीचे में, लाइक जरूर कीजिएगा। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि 7 बजे सुबह में, 9 बजे सुबह में और 3 बजे दिन में, शाम को 7 बजे, ये 4 टाइम क्लास फिक्स है। इतना टाइम चलेगा ही चलेगा। लेकिन कभी कभी बीच में हमको चलाना होगा संस्कृत वगैरह या उर्दू वगैरह, तो 5 बजे हम उसको करवाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।